और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कोरोना स्ट्रेन से जुड़ी हुई है। नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 7 जनवरी तक ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन में जो नए स्ट्रेन मिले उससे जुड़े 20 केस भारत में सामने आ चुके हैं। अभी ब्रिटेन से लौटे कई और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले एहतियात बरतते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। पहले ये 31 तारीख तक फैसला था, लेकिन अब तारीख को बढ़ाकर 7 जनवरी तक कर दिया गया है। 23 दिसंबर से ये रोक शुरू हुई थी, 23 से 31 दिसंबर, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 7 जनवरी तक कर दिया गया है, जब ब्रिटेन से आने जाने वाली विमान सेवाओं पर रोक रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी दी। आपको बता देगा, हालांकि इस बीच एक ये तसल्ली और राहत की खबर ये है कि बताया गया है कि जो ऑलरेडी वैक्सीन तैयार की गई है वो इस स्ट्रेन में भी कारगर होगी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। आज किसानों के साथ सरकार 7वीं बार औपचारिक तौर पर बातचीत करने जा रही है। सरकार उम्मीद कर रही है कि आज किसानों के साथ सार्थक बातचीत होगी और समाधान निकलेगा। दोपहर 2 बजे बातचीत शुरू होने वाली है। इससे पहले किसानों ने सरकार को 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा है। किसान चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले इन 4 बिंदुओं पर बात करे। खेती कानून को वापस कैसे लिया जाए, ये सबसे मुख्य तौर पर इन बातों में शामिल है। हालांकि सरकार किसानों को जरूरी संशोधनों को लेकर मनाने की कोशिश एक बार फिर से करेगी। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज इस मसले पर समाधान की उम्मीद जताई है, तो दोपहर 2:30 बजे मीटिंग होनी है। देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं जी। उनका कष्ट हमारा कष्ट है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है और मैं पुनः विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं, बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है, तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। और इस वक्त हमारे साथ कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, 2:30 बजे बैठक होने वाली है एक बार फिर से, वहां पर किसानों से आपसे बातचीत हुई। रक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि हाँ ना में बातचीत ना हो, जो बिंदु है बिंदुवार बातचीत हो। क्या कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल जो संकेत है सरकार की तरफ से साफ है और रक्षा मंत्री की तरफ से जो संकेत दिया जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही हैं, वो इस तरीके से कही जा रही हैं कि आप आइए, बातचीत कीजिए और सिर्फ अपने रुख पे अड़े ना रहें। तो हमारे साथ कई सारे किसान भी हैं, उनसे बात करें। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिंदुवार तरीके से बातचीत होनी चाहिए, हाँ ना में बात नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से आप लोग बिल वापसी पे अड़े हुए। नहीं, हम तो बिंदुवार 6 बार वार्ता कर चुके, इन्हें बता चुके। हमारी तो बिल वापसी की मांग है शुरू से। हमने तो कोई ये नहीं कहा कि हम बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। सरकार ही तो कह रही है कि बिंदुवार चर्चा कर लें जो भी खामियां। हम तो, हमारे तो स्पष्ट मांग शुरू से ही है, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी होना चाहिए और एमएसपी पे नया कानून बनना चाहिए। हमारे तो एक ही। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है, इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां हो रही हिंसा और सियासी बवाल। बुधवार को हावड़ा में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। नाराज लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। तोड़फोड़ भी है और आगजनी भी। हंगामा भी है और कोहराम भी। सियासत भी है, साजिश भी है और सस्पेंस भी। तस्वीरें हावड़ा के शालीमार स्टेशन के बाहर की हैं। 10 से ज्यादा दुकानों और 4 बसों में तोड़फोड़ की गई। कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को बेकाबू होते देख आरएएफ और कॉम्बैट फोर्स को उतारना पड़ा। बवाल शुरू हुआ टीएमसी के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या के बाद। 42 साल के धर्मेंद्र सिंह शाम के करीब 4 बजे अपने एक साथी को बिठाकर बाइक से घर जा रहे थे। शालीमार स्टेशन के 3 नंबर गेट के पास एक बाइक पीछे से उनके करीब पहुंची और बाइक सवारों ने 5 राउंड गोलियां दाग दी।
दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तृणमूल कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया। हत्या किसने की, अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सियासत सरपट सुलगने लगी है। सूबे के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या को सियासी साजिश जरूर बता दिया। पुलिस इंक्वायरी करे, पुलिस आगे इंक्वायरी करे बार करो, परवर्तीकाले चिंता भावना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने बिना नाम लिए वार किया तो बीजेपी ने नाम लेकर पलटवार किया और धर्मेंद्र सिंह की हत्या को आपसी गुटबाजी का नतीजा बता दिया। हम थोड़ा अरूप राय जी को याद दिलाना चाहते हैं कि लास्ट अगस्त 16 अगस्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक तृणमूल का ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर यही धर्मेंद्र सिंह का पास से एक तो दूसरे का किसी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है और वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में तृणमूल वाला इसी का धर्मेंद्र सिंह को मार के उसका मुंह से खून लेते हुए। तो हम लोग देखे हैं कि ये तृणमूल का गोष्ठीद्वंद्व है और ये गोष्ठीद्वंद्व का एक फल है, काहे कि ये तृणमूल लोग अपनों में लड़ाई कर रहे हैं और अपनों में लड़ाई करके ये उसी का फल है। हावड़ा से पहले नंदीग्राम में भी जमकर सियासी बवाल हुआ। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए बस से पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और बस में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। এখন এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে, আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हत्या, हिंसा और हंगामा बढ़ता जाएगा। हावड़ा से वैद्यनाथ झा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की राजनीति की। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को जब से तोड़ा तब से दोनों दलों के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। आरजेडी ने नीतीश को ऑफर दिया है कि वो तेजस्वी को पहले मुख्यमंत्री बनाए, बाद में महागठबंधन उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री बनाएगा। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, उसको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका निभाइए और आप विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली का केंद्र का राजनीति करिए। केंद्र की राजनीति क्या मतलब 24 में पीएम पद का उम्मीदवार आप लोग बनाएंगे? विपक्ष के नेता बनेंगे तो उससे अलग रहेगा क्या? अरे पहले छोड़ के हमें सारी बातें होगी। मतलब पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। नीतीश कुमार में क्षमता है, योग्यता है, सब होगा। आवे तो ये ऑफर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। ऑफर आया है आरजेडी की तरफ से। ऑफर में जो बातें कही गई हैं और जो छिपी हुई हैं, उन्हें हम आपको समझा रहे हैं। आरजेडी का ऑफर है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़े और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश महागठबंधन में शामिल होकर विपक्ष के नेता बने। सब ठीक रहे तो 2024 में नीतीश प्रधानमंत्री भी बने। सियासत में कुछ बातें कही जाती हैं और कुछ अनकही होती हैं, उनके मायने समझे जाते हैं। सियासत के पुराने खिलाड़ी और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी इसे कैसे समझा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कितना दिन और मुख्यमंत्री रहेंगे? इस 16वां साल उनका चल रहा है, अब मुख्यमंत्री कितना दिन रहेंगे? और इस तरह से रहने का क्या मतलब है? आपने ऑफर दिया है, बात हुई है नीतीश कुमार जी से कुछ? भाई मैं तो बता ही रहा हूं, ये बात नहीं हो रही कि आपको बोल रहा हूं। ऐसे ही ना बात बनती है, राजनीति में कैसे बनती है बात। इसलिए अब उनके विवेक के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे। लेकिन पुनः हम कहते हैं उनसे कि आप आइए और महागठबंधन के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और स्वयं भी दिल्ली का राजनीति करके विपक्ष का नेता बनिए। अगर एक लाइन में आरजेडी का नीतीश को ऑफर बताएं तो ये है कि नीतीश तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, बदले में महागठबंधन उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। आरजेडी के इस ऑफर की जरा टाइमिंग देखिए।
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। जेडीयू ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए दूसरे राज्यों में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने की जिम्मेदार बीजेपी है। जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपके 6 विधायक को तोड़ करके अरुणाचल से लेकर चली गई भाजपा, जबकि भाजपा की सरकार वहां स्मूथली चल रही थी, कोई रोक टोक नहीं है वहां, और ये भी उसके समर्थन में थे जेडीयू के लोग, लेकिन फिर भी इनको तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया। इसका मतलब ये है कि इनको मुख्यमंत्री जरूर बिहार में बनाया है, लेकिन पूरे सरकार पर लगाम भाजपा रखना चाहती है बिहार में, और यही कारण है कि भाजपा ने स्पीकर का पद ले लिया मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से। अब एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। आरजेडी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है। आरजेडी बीजेपी और जेडीयू में हुए मनमुटाव का फायदा उठाने की फिराक में है और नीतीश को लगातार उकसा रही है। एक बार आपको राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया विश्वास करके, और इस बार आप एनडीए से मुक्ति लीजिए, मोह भंग कीजिए, नहीं तो इस बार आपको मिट्टी में मिला देंगे एनडीए के लोग। अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और जेडीयू में कड़वाहट साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। फिर भी जेडीयू आरजेडी के इस ऑफर को सत्ता से जुड़ी उनकी आकांक्षा बता रही है। समझता हूँ तेजस्वी यादव के इशारे पर यह बयान उनकी पार्टी के नेता ने दिया है, और ये सत्ता पाने की जो बेचैनी है उसका ये प्रतिफल है। दरअसल एनडीए के अंदर कुछ सवालों पर हमारे अंतर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह गठबंधन 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगा। आरजेडी ने नीतीश कुमार की तरफ इस ऑफर का चारा फेंक कर एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की है। पहला तो ये कि वो खुद सत्ता पाना चाहती है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। नीतीश कुमार को आरजेडी का ये ऑफर अभी दूर की कौड़ी भले ही लग रही हो, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। पटना से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, रांची, आज तक। किसान और सरकार के बीच होने वाली 7वें दौर की बातचीत को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भरोसा जताया है कि आज आंदोलन खत्म होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि किसानों के जो भी बातें सामने आएगी, सरकार उन पर विचार करेगी ताकि इस गतिरोध को दूर किया जा सके। उनसे बात की आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी, ये 7वें दौर की बैठक होने जा रही है। आप इस बैठक में लगातार रहे हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आज जो बैठक होगी किसान संगठनों के साथ, उसमें जो है वो हल निकल जाएगा और ये आंदोलन खत्म होगा? 7वें राउंड की बातचीत इसी उद्देश्य से की जा रही है कि बातचीत में हल निकले और किसान अपने घरों में जाएं। जी, लेकिन सोम प्रकाश जी, किसानों ने जो पत्र भेजा है सरकार को बातचीत के लिए, उसमें उन्होंने 4 पॉइंट कहे। उन्होंने कहा कि तीनों बिल को किस तरीके से समाप्त किया जाए उसको लेकर बातचीत हो, एमएसपी पर सरकार की तरफ से जो है लिखित में आए, और जो है प्रदूषण बिल है उसमें कुछ सुधार संशोधन होने चाहिए, और बिजली में। तो तीनों बिल को वापस लेने के लिए तो सरकार भी तैयार नहीं है। देखिए, हम खुले मन से बातचीत करेंगे और मैं कोशिश होगी हमारी सरकार की कि ये बात निर्णायक हो, साल का नया साल निकले और लोग अपने घरों में हों और खुशी से अपने घरों को जाएं। ये हमारी कोशिश आज होगी और मैं आश करता हूं कि ये बात निर्णायक होगी। सर, एक सवाल यह है, सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था पिछली बार, उसमें कुछ नए चीज़ों को ऐड किया जा सकता है आज किसानों को आंदोलन को समाप्त करने के लिए उनसे बातचीत के दौर में? जब मैंने कहा यह खुले मन से बातचीत होगी, कोई भी बात डिस्कस करने के लिए हम राजी हैं। और पहले मीटिंग शुरू होने से पहले मैं क्या बता सकता हूँ क्या फैसला होगा, डिस्कशन के बाद ठीक फैसला होगा। और सरकार खुले मन से बातचीत कर रही है, इसमें सारा कुछ आ जाता है।
और किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है, जो कि काफी अहम है क्योंकि आज किसानों और सरकार के बीच में 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। वैसे तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन सरकार के प्रस्ताव के बाद वो बातचीत के तैयार हैं। दोपहर तमाम मुद्दों पर मंथन होने वाला है। किसानों की बात है, किसान आ रहा है, देश का किसान, सरकार को मान लेनी चाहिए इनकी बात। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। खुले मन से बातचीत की प्रधानमंत्री की अपील पर आज मंच तैयार है। तमाम गतिरोध के बाद आज फिर आमने सामने आ रहे हैं किसान संगठन और सरकार। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे। क्या आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं? बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। 7वें दौर की बातचीत से पहले दो केंद्रीय मंत्रियों के बयान काफी अहम हैं। वैसे सरकार इस बात का संकेत दे चुकी है कि कृषि कानून रद्द करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन संशोधन की बात कर केंद्र अपना कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि अन्नदाताओं की बातों का मान रखा जाए। क्या आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं? बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था। उससे पहले से लेकर अब तक किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब 7वें दौर की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे बातचीत की मेज पर करीब 40 संगठनों के किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचेंगे। इसमें वो सभी किसान संगठन हैं जो पहले से चर्चा में शामिल होते रहे हैं। किसान संगठनों को उम्मीद है कि सरकार पहले हो चुकी बातचीत से आगे की सोचेगी और जो हमारे संगठन के जो मुद्दे चिन्हित किए हुए थे, सरकार ने कहा कि हम हर मुद्दे पर बात करेंगे। हम भी खुले मन से जा रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर मानेगी। 35वां दिन आज हो गया है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन काले कानूनों को रिपील करेगी। और केंद्र लगातार भरोसा देता रहा है कि किसानों का अहित नहीं होने देंगे, लेकिन 7वें दौर से पहले किसानों ने सरकार के सामने अपना इरादा साफ कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सरकार को एक चिट्ठी भेजी। उसमें साफ साफ लिखा था कि तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा हो, एमएसपी को कानूनी रूप देने की बात हो, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेने पर विचार हो, साथ ही बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेने की बात भी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को संकेत दिए थे कि कानून तो रद्द नहीं किया जाएगा, मुद्दों पर बात होगी, सरकार किसानों की मांगे सुनेगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि आज की बातचीत से कितनी उम्मीद की जाए। अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं, एक बात तो कहते नहीं। मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया, हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे। तमाम कड़वाहट के बीच आज बातचीत होने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। 35 दिन के बाद भी प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बुलंद है। वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब हरियाणा के कई शहरों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को लगातार समर्थन भी मिल रहा है।
दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की तस्वीर बदली बदली सी है। महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसानों के नारे से गूंज रहा है इलाका। ये आंदोलन आपका है। दिल्ली की ठंड ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। फिर भी किसानों की इच्छा शक्ति ने उस ठंड को मात दे दी है। देश ने ऐसा प्रदर्शन शायद ही पहले कभी देखा हो, बिल्कुल अनोखा। दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ कोई धरने पर बैठा है तो कोई किचन का जिम्मा संभाल रहा है। रुमाली रोटी सेकी जा रही है, खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड को मात देने के लिए चाय भी खौलाई जा रही है। बड़ी संख्या में नौजवान इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपना हुनर दिखाना नहीं चूकते। जितनी जगह बचती है उसमें भी वॉलीबॉल का दंगल चल रहा है। वॉलीबॉल खेलते हैं, कभी आगे चले जाते हैं माहौल देखने के लिए, सेवा करते हैं लंगर में। अच्छा, कभी बॉर्डर पे भी जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं, स्पीच सुनने जाते हैं। हाँ जी। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, किस तरह से क्या बताया जा रहा है आप लोग को कि क्यों इन कानूनों से आपको क्या प्रॉब्लम? ये तीनों कानून हमारे खिलाफ है। इससे हमारा फ्यूचर ही खत्म है। इससे आपका फ्यूचर क्यों खत्म है? क्या मैम, जब हमारी फसल ही नहीं बिकेगी तो फ्यूचर ही खत्म है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए विशेष टेंट भी लगाए गए हैं। एक एनजीओ की पहल पर ठंड से बचाने के लिए ये टेंट सिटी बसाई गई है। वहीं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का भारी जमावड़ा है। उसी प्रदर्शन का हिस्सा बने 100 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे किसान संजीव कुमार सांगवान। कंधे पर 18 किलो वजनी हल लेकर चरखी दादरी से ये निकले थे और पहुंच गए इस प्रदर्शन में। सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजें। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के समर्थन में अंबाला भी उमड़ पड़ा है। शंभू टोल प्लाजा पर मोर्चा खुला है। इस आंदोलन में अब महिलाओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़ा होने के लिए पंजाब से किसानों का जत्था लगातार दिल्ली पहुंच रहा है। मंगलवार को गुरदासपुर से भी बसें रवाना हुई। खाने पीने के सामान के साथ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। उधर सोनीपत में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। किसानों के लिए जलेबी बनाई जा रही है, लंगर लगाए गए हैं ताकि कोई भूखा न रहे। सोनीपत से पवन राठी, झज्जर से पवन शर्मा और अंबाला से कमलप्रीत सवरवाल के साथ अनीसा माथुर, दिल्ली आज तक।